नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज रोजाना की भांति आपके लिए मैं एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड आदि जितनी भी ग्रुप सी की परीक्षाएं होती है उन सब के लिए ये उपयोगी है। बहुत बढ़िया तरीके से आयोग के नए पैटर्न पर हमने पेपर को तैयार किया है। आज ऑफलाइन मोड में जब ये पेपर हुआ था तो इसमें हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो 79 थे। ठीक है जी। तो आपके देखिए इसमें कितना स्कोर रहने वाला है। अगर आप 79 प्लस हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, अन्यथा मैं समझ जाऊंगा कि आप कितने प्लस नहीं है। तो चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके पास। हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया गया था। ये चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला है अचलानंद जखमोला एवं भगवती प्रसाद नौटियाल। बी है जयलाल वर्मा एवं कुंवर सिंह नेगी कर्मठ। सी है अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजवाल। और चौथा है रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल। तो इसका जो सही आंसर है, जो डी की तरफ है, आप बिल्कुल सही हैं। रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल ने हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का जो है निर्माण किया था। तो पहले का हो जाएगा डी। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, नमक रखने का काष्ठ पात्र क्या कहलाता है। यानी हमारे उत्तराखंड में पुराने जमाने में लकड़ी का एक बर्तन समझिए जिसमें नमक रखा करते थे। उसी पात्र का नाम, यानी उसी को नमक रखने, काष्ठ पात्र मतलब लकड़ी का जो पात्र है, जो बर्तन है, इनमें से क्या नाम है उनका। पहला है खरड़, दूसरा है कोसड़ी, तीसरा है जोबरू और चौथा है पटुआ। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर आएगा बी वाला कोसड़ी। ठीक है जी। तो इधर आपको जो है दूसरे का बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा प्रश्न ये रहा, बणिया भाजी गए कट को कूच गए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ये चार दिए हुए हैं आपके पास। इन चार विकल्पों में से चुनाव करना है आपने। नितांत लापरवाह होना, जो अपना कार्य ही न कर सके वह दूसरों को क्या सुख देगा, स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देना, और डी है असमंजस की स्थिति में रहना। तो यहां पर सी की तरफ जो भी है, इसका सही जो आंसर होगा, बढ़िया भाजी गए कठ को कोच गए स्वयं पलायन करके दूसरों के लिए मुसीबत करना। तो तीसरे का सी वाला सही आंसर है। थोड़ा फटाफट चल रहा हूं, 100 प्रश्न है। अगर थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी जहां आवश्यक होगा वहां मैं आपको जरूर बताऊंगा, जहां कंफ्यूजन होगा वहां जरूर बातचीत करेंगे। देखिए जरा, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या है। ये चार विकल्प आपके सामने हैं, तत्धनलीन, तत्धनलीन, तत्धनलीन और तत्धनलीन। तो इसमें तल्लीन का संधि विच्छेद बताना है। तो तल्लीन का संधि विच्छेद होता है तत्धनलीन। यहां पर जो है ता संबंधी एक व्यंजन संधि का नियम आता है, और ता के बाद अगर ला आता है तो इस ता का भी क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। इसलिए तत्धनलीन बराबर क्या बन जाएगा, तल्लीन। ठीक है जी। इस ता के स्थान पर आधा ला बन जाएगा, लीन इधर से है ही, और ये क्या बन जाएगा, तल्लीन बन जाएगा। तो चौथे का डी अगर आपने किया तो आप सही हैं। पांचवा देखो, ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहां पर बताना है कि ये ढोलकी जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है। कौन सा प्रत्यय है, देखिए ये चार विकल्प आपके सामने में है। क्या की प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, या ई प्रत्यय, लकी प्रत्यय है। तो याद रखना, यहां पर ढोलक जो है एक मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, और तब ये क्या बना हुआ है, ढोलकी बना हुआ है। तो जो बी की तरफ है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला छठा प्रश्न, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद कहावत किस अर्थ के रूप में प्रयुक्त होती है। चार विकल्प आपके सामने हैं। बंदर के लिए अदरक विष के समान, मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करता है, और सी है बंदर को खांसी जुकाम नहीं होता है, बंदर को अदरक पसंद नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो बी की तरफ है, मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करते हैं, यानी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आगे बढ़िए, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से कौन सा
ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी, उपसर्ग नहीं लगा हुआ, हो सकता है प्रत्यय लगा हो सकता है न लगा हो, पर उपसर्ग नहीं होना चाहिए। कुख्यात में को उपसर्ग है, कुचाल में को उपसर्ग है, और कुलीन में और कुयोग में को उपसर्ग है। लेकिन जो कुलीन शब्द है यहां पर ईन प्रत्यय लगा हुआ है। यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईन प्रत्यय। यहां पर को उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा, ठीक है जी, ये कुल जो है ऐसा मूल शब्द है और ईन इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कुलीन में नहीं हुआ है, क्योंकि कुल इसमें मूल शब्द है और इसमें ईन प्रत्यय लगा हुआ है। जबकि पूछा क्या था, ठीक है जी, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। जबकि इसमें भी को उपसर्ग है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें को उपसर्ग नहीं है। सातवां का अगर सी आपने करा है तो आप ठीक हैं। आठवां देखो, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये दोबारा रिपीट हो गया क्या इससे पहले? सातवां और ये आठवां भी रिपीट हो गया, ऐसे कैसे हो गया जी? नौवां देखिए, चलो देखना, आठवां प्रश्न और सातवां प्रश्न। ठीक है जी, एक क्वेश्चन जो है इसमें गायब हो गया, दो बार आ गया ये। चलो देखते हैं आगे हैं। नौवां प्रश्न देखो, निम्न कुमाऊनी हिंदी शब्दावली के सही नहीं है। निम्न कुमाऊनी हिंदी शब्दावली के सही नहीं है। क्या सही नहीं है इनमें? देखो आप, दैन सरसों, रिखु गन्ना, काकुनी मक्का और गहत बुथुआ। तो भाई ये सरसों हिंदी में बोलते हैं, कुमाऊनी में दैन बोलते हैं। गन्ना को कुमाऊनी में रिखु बोलते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर क्या बताना है जो सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। काकुनी को, है ना, मक्का को काकुनी बोलते हैं कुमाऊं में, लेकिन यहाँ पर जो गहत बोलते हैं कुमाऊनी में, ठीक है जी, गढ़वाली में गैत बोलते हैं और कुमाऊनी में गहत बोलते हैं, तो ये बुथुआ को नहीं बोलते हैं, बल्कि किसको बोलते हैं? कुलुत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कुलुत को बोलते हैं। तो इसलिए जो सही नहीं है वो क्या है? डी है। यहाँ बुथुआ न होकर के कुलुत होना चाहिए था। आगे देखो 10वां प्रश्न, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। यह वाक्य बहुवचन में होता है। कौन सा इनमें से बहुवचन में होता है ये? ठीक है जी, कौन सा बहुवचन में होगा? तो ये सी की तरफ आप अगर जाएंगे तो ये सही होगा। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, मोती, नकल और बचपन। यानी पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग कौन सा है? पुल्लिंग नहीं है जो। ठीक है जी, रत्न भी पुल्लिंग है, मोती भी पुल्लिंग है, बचपन भी पुल्लिंग है। ये नकल जो शब्द है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ये पुल्लिंग नहीं है। तो ये सी की तरफ। ठीक है जी, आगे देखो 12वां प्रश्न, मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? यहां पर बताना है कि मेरी लड़की कौन है, इसमें कारक बताना है। मेरी लड़की कौन है, इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक और कर्ता कारक। तो जहां रा रे री आ जाए, ना ने नी आ जाए, ठीक है जी, का के की आ जाए, मेरी रा रे री आ रखा है, इसलिए यहां पर संबंध कारक हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, आगे देखो 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। तो भाई क्रिया विशेषण का भेद बताना है हमें। किसका भेद बताना है? क्रिया विशेषण का। कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रीतिवाचक भी है, स्थानवाचक भी है, कालवाचक भी है, और चौथा जो भेद होता है वो परिमाणवाचक होता है, न कि गुणवाचक। तो इसलिए कौन सा नहीं है? नहीं होता है तो डी वाला नहीं है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण होता है, न कि क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे देखो अगला 14वां प्रश्न, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा है, अब इसमें बताना है कि मोहन ने पढ़ा है। अब मोहन ने पढ़ा है, ये कौन सा काल का एग्जाम्पल है? और काल की एग्जाम्पल यहां पर जो है देखो, ये बताना है कि मोहन ने पढ़ा, ये संदिग्ध भूतकाल में क्या बनेगा कि है मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है, ये संदिग्ध भूतकाल में बताना कि कौन सा है। ठीक है जी, मोहन ने पढ़ा है,
तो भाई देखो, जो मोहन ने पढ़ा, अगर बोलेंगे मोहन ने पढ़ा, तो मोहन ने पढ़ा ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सामान्य भूत हो जाएगा, मोहन ने पढ़ा। दूसरा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, यही जो है संदिग्ध है, क्योंकि यहां पर जो है क्या बोला कि मोहन ने पढ़ा होगा, तो संदिग्ध अपने आप ही हो गया। अगर बोलेगा मोहन मोहन ने पढ़ रहा था, मोहन नहीं होना था, ऐसा होना था, या मोहन पढ़ रहा था, तो मोहन पढ़ रहा था, है ना, या मोहन पढ़ रहे थे, मोहन पढ़ रहा था, ये हमारा जो है पूर्ण भूत हो जाएगा, ये पूर्ण भूत का हो जाएगा। और दूसरा है मोहन ने पढ़ा था, अच्छा एक सेकंड, मोहन मोहन पढ़ रहा था, मोहन पढ़ रहा था, मोहन पढ़ रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ, यहां होना था पूर्ण भूत, ये पूर्ण भूत मोहन ने पढ़ा था। और मोहन पढ़ रहा था, ये नहीं होना था, ने बीच में, मोहन पढ़ रहा था, ये हो जाएगा हमारे पास अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, क्योंकि पढ़ने का काम अभी पूरा नहीं हुआ, अभी वो पढ़ रहा था, इसलिए वो अपूर्ण भूत हो जाएगा। और मोहन ने पढ़ा था, यानी पढ़ने का काम पूरा हो रखा है, तो इसलिए पूर्ण भूत होगा। और मोहन ने पढ़ा होगा, तो ये संदिग्ध मामला है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। बाकी मोहन ने पढ़ा, ये सामान्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवा है? अयोगवा ध्वनि बतानी है, कौन सी ध्वनि अयोगवा है? तो इसमें देखो आप, 4 विकल्पों में से बहुत आसान सा प्रश्न है, अंग और आ ये दोनों अयोगवा में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, निम्न गढ़वाली शब्दावली को सही सुमेलित कीजिए। देखो जी, कौन सी शब्दावली इसमें सही सुमेलित है? ठीक है जी, देखो जो अछोदो है, इस अछोदो का मतलब बरामदा होता है, मंजूल का मतलब ऊपरी मंजिल होता है, और भूमंडा का मतलब एक तल का घर होता है। भूमंडा मतलब, है ना, जो एक मंजिल का घर होता है उसको भूमंडा बोलते हैं। ठीक है जी, और जो मंजूल होता है वो भूमंडा में नहीं, वो ऊपर वाले मंजिल में होता है, ऊपरी वाले मंजिल में होता है। ठीक है, और अछोदो नॉर्मली बरामदा बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर बताने की सही सुमेलित कौन सा है? क्या ए सुमेलित है जी? ए वाला सुमेलित है? क्या बोलते हैं, क्या ए वाला सुमेलित है? ये वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि ए का मतलब ये नहीं है बल्कि ये है। क्या केवल बी सुमेलित है? भाई बी सुमेलित तो है। केवल सी सुमेलित है? सी वाला तो सुमेलित नहीं है जी। ए और बी सुमेलित है? भाई ए तो सुमेलित नहीं है, लेकिन बी है, तो यहां पर केवल बी सुमेलित है। जिन्होंने बी करा हुआ है बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बिल्कुल आयोग के नए पैटर्न पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? ठीक है जी, वियोगात्मक भाषा बतानी है कि कौन सी भाषा जो है, कौन सी भाषा जो है वियोगात्मक है, वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत और पाली। तो देखो, शुरू की जो भाषा है वो संयोगात्मक है, और बाद की जो भाषा है वो कैसी है? वियोगात्मक है। तो इधर से यहां तक जाएंगे अगर, जैसे संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, ये सब वियोगात्मक है। ये क्या बोलते हैं, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत, ये संयोगात्मक है। और यहाँ पर बतानी क्या है? वियोगात्मक भाषा। तो वियोगात्मक भाषा में यहाँ पर जो है अपभ्रंश आएगा, उसके अलावा हिंदी भी आएगा। तो संस्कृत संयोगात्मक है, और हिंदी अपभ्रंश ये कैसी है? वियोगात्मक है। और प्राकृत पाली भी जो है एक प्रकार से संयोगात्मक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। संयोगात्मक है। 18वां देखना, निम्न अंकों से 1 2 3 4 ऐसे करके ये किस प्रकार के अंक कहे जाते हैं? अंग्रेजी के अंक, यूनानी के अंक, विदेशी अंक, या अंतरराष्ट्रीय अंक? ठीक है जी, ऐसे प्रश्नों में गलती होने के चांस भी बने रहते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, हो सकता है अंग्रेजी अंक टिक कर दे, हो सकता है विदेशी अंक टिक कर दे। यहां पर सही जो आंसर है वो क्या होगा? डी वाला, अंतरराष्ट्रीय अंक। क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंक माने जाते हैं ये वाले। आगे बढ़ते हैं। 19वां, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, या सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी कामी और चुप, उपयुक्त अंक में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर जो अलंकार है वो किसमें है? सुवर्ण में है। किसमें है जी? अलंकार किसमें? इसमें सुवर्ण में है। ठीक है जी, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी कामी चोर।
यानी सुब्रत को कौन ढूंढ रहे हैं? एक तो कवि ढूंढ रहा है, एक कामी ढूंढ रहा है, और एक क्या ढूंढ रहा है? चोर ढूंढ रहा है। तो कवि का कवि को तो कवि के अर्थ में अगर हम इस सुवर्ण का मतलब समझे तो कवि के अर्थ में, यानी अगर कवि के अर्थ में अगर हम इसका अर्थ ले सुवर्ण का, तो इसका मतलब होता है कि सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर। एक कवि हमेशा जो है ढूंढता है, सुंदर सुंदर अक्षर को ढूंढता है। दूसरी बात जो कामदेव है, ठीक है जी, कामदेव के संबंध में अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो कामदेव सुंदरता के पीछे भागता है। कामदेव का मतलब जो है सुंदर, इसका मतलब यहाँ पर जो है कामदेव के संबंध में सुवर्ण का मतलब सुंदरता है। और तीसरी बात, अगर हम यहाँ पर चोर के संबंध में इसकी बात करें, चोर के संबंध में इसका अगर अर्थ निकालें तो चोर ढूंढता है हमेशा जो है क्या? सोना, धन दौलत। तो यहाँ पर जो है इस चोर के मतलब जो है इस सुवर्ण का मतलब क्या है? सोना है। तो एक चोर को है ना, एक चोर ढूंढता है हमेशा, एक चोर को एक तलाश रहती है, ढूंढता है वो सोने को, है ना, कि कहीं सोना मिल जाए ताकि मैं उसे चुरा सकूं। एक कामदेव वो हमेशा जो है सुंदरता की खोज में लगा रहता है, उसे सुंदरता बहुत ज्यादा पसंद है। और एक कवि जो है हमेशा जो खोज करता है, ढूंढता है कि मुझे सुंदर सुंदर अक्षर मिल जाए, ठीक है, ताकि मैं अच्छी सी साहित्यिक रचना कर सकूं। तो यहाँ पर शब्द एक है और इसके पीछे है ना अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसके तीन अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ है सुंदर अक्षर, एक अर्थ है सुंदरता, और एक अर्थ है सोना। और जहां पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं या एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहां पर सलेश अलंकार होता है। तो यहां पर हमारा सही जो आंसर होगा क्या होगा? सलेश अलंकार। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? अशोक मौर्य के शिलालेख में, चंद्रगुप्त के शिलालेख में, हर्षवर्धन के शिलालेख में, या फिर जयभट्ट के शिलालेख में? तो यहाँ पर गुजरात का राजा जयभट्ट है, ठीक है जी, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। तो कई बार प्रश्न बनेगा कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो किस राजा के अभिलेख में मिलता है या शिलालेख में मिलता है? तो आंसर होगा जयभट्ट। तो ये आपने हिंदी कंप्लीट कर दी 20 नंबर की। अब इसके बाद उत्तराखंड और फिर जीएस रीजनिंग, लगातार पूरे 100 नंबर आपको कंप्लीट पेपर मिलेगा, ठीक है। चलो के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन और आज के पेपर का जो है 21वां क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कुंवारी पास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो कुंवारी पास है राज्य में, वह है आपके ऑप्शन नंबर ए, औली के निकट चमोली में। क्वेश्चन नंबर 22वां है, झूमिंग कृषि किस जनजाति से संबंधित है? तो झूमिंग कृषि जो है वो आपके राजी जनजाति से संबंधित है, और आप सभी को मालूम ही है झूमिंग कृषि क्या होती है। इस चीज से स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है, लहचारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो जो लहचारी नृत्य है वो संबंधित है आपके थारू से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24वां है, आपके पास कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और उन परियोजनाओं पे किस नदी पे ये परियोजनाएं स्थित है ये आपको बताना है। तो पहला है आपका व्यासी परियोजना। ये आपके जो है यमुना नदी पे स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो है लखवार परियोजना, ये भी आपके यमुना नदी पे है। रामगंगा परियोजना, ये आपके रामगंगा नदी पे है। तो इस तरीके से, और आपका किसाऊ बांध हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके टॉन्स नदी पे। तो व्यासी का 4, तो 4, 3, 1, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वें में द्वितीय वर्मन के अभिलेख में निम्नलिखित में से किन दो प्रारंभिक पौरव शासकों का नाम मिलता है? कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है।
तो इसमें इस अभिलेख में जो नाम मिलता है, एक तो आपके विष्णु वर्मन का मिलता है और दूसरा जो नाम मिलता है वो मिलता है आपके वृषवर्मन का। तो इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपके पास देहरादून, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, टिहरी ये जिले दिए गए और उनकी तहसील दी गई है। काफी सरल क्वेश्चन है। तो देहरादून की जो तहसील है वो है आपके कालसी, उधम सिंह नगर का आपका जो है काशीपुर, तो वहीं बागेश्वर की हो जाएगी गरुड़ और टिहरी गढ़वाल की हो जाएगी जौनपुर। तो 2-1, 2-1, 3, 2-1-3, 2-1-3, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग के आक्रमण के समय जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो किस पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है? इसकी जानकारी एक तो हमें जफरनामा से प्राप्त होती है और एक और पुस्तक है मुल्फुजात ए तिमूरी। तो इस तरीके से ए और सी से इसकी जानकारी इन दोनों से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां। उत्तराखंड राज्य में वन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है सुदर्शन शाह के समय 1828 में 4000 रुपए वार्षिक पर वनों का ठेका दिया गया था। ये कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन है ब्रिटिश गढ़वाल में 3350 रुपए में देहरादून के वनों का ठेका आत्मगिरी महाराज को दिया गया था। ये भी आपका सही हो जाएगा। 1869 में भागीरथी डिवीजन तथा 1870 में जौनसार बाबर डिवीजन के नाम से जो है वन व्यवस्था शुरू की गई थी। तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लास्ट में देखेंगे 1950 ईस्वी तक संपूर्ण टिहरी रियासत का वन क्षेत्रफल जो है 95% तक था। तो इसी को देख के आप जो है, अगर आपके पता भी नहीं है औरों के बारे में, तो आप आंसर इजीली निकाल सकते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां है ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के भू बंदोबस्त तथा क्रियान्वयन वर्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? है ना, यहाँ पर आपको भूमि बंदोबस्त दिए गए हैं और उन भूमि बंदोबस्त का आपको वर्ष बताना है कि कौन सा वर्ष जो है सही है, बताना है। इसमें नहीं है, सही है। ठीक है, सही है मतलब इसमें आपका जो है ये मिसप्रिंट हो गया है। ये आपका क्वेश्चन है कि कौन सा भूमि बंदोबस्त इसमें जो है सही बताया गया है। ठीक है, तो 5वां भूमि बंदोबस्त ये 1823 में, यही आपका सही हो जाएगा, है ना। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं, है ना। संवत 1880 में इसको जो है लाया गया था और इसीलिए इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो 1823 में ये 5वां भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो वही जो ये 6ठा भूमि बंदोबस्त है, ये जो हुआ था, ये हुआ था 1828 में। ठीक है, ये हुआ था आपके 1828 में 6ठा भूमि बंदोबस्त हुआ था। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में हुआ था। 1815 एक साल का, 1816 फिर एक साल का, 1817, है ना। फिर जो है ये आपके 1817 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। फिर ये तो था, ये 3 साल का था। तो अब अगला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1820, है ना। ये फोर्थ वाला हो जाएगा। फिर फोर्थ वाला 1820 में, जो 17 वाला था ये 3 वर्ष का था। 3 वर्षों के लिए लगान निश्चित कर दी गई थी, है ना, टैक्स निश्चित कर दिया गया था। फिर 17 के बाद 3 साल का 20 साल, फिर ये 3 वर्ष का था। तो फिर अगला जो है 1823, है ना। फिर 5 साल, ये आपका 25 साल आता, 5 सालों के लिए। फिर आपका 1828, है ना। तो ये आपका 1828 में हुआ था, 1816 में हुआ था। और 10वां भूमि बंदोबस्त जो कि पौ ने करवाया था, ये 1896 में हुआ था। ठीक है, 1896 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे जो अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां है लैंसडाउन में डोला पालकी जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? है ना, डोला पालकी को लेकर के
क्योंकि राज्य में जो है डोलापाल की जैसी कुप्रथा जो चल रही थी, उस कुप्रथा के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना जो आंदोलन है उत्तराखंड में, इस पे बैन लगा दिया था। उस टाइम पे जो है महात्मा गांधी का जो आंदोलन चल रहा था 1940 का सत्याग्रह, है ना, उस सत्याग्रह पर उत्तराखंड में बैन लग गया था। तो उसी को लेकर के जो है यहाँ पर डोलापाल की को लेकर के कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए, उसको लेकर के एक सम्मेलन हुआ था। और वो सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो हुआ था 23 फरवरी 1941 में। रमेश बहुखंडी आपको पता ही है कि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब इसमें जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखेंगे तो आपको पता है कि जैसे जैसे राज्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं, है ना, तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वर्षा की मात्रा में कमी आती है। राज्य में उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, तो आप देखेंगे सर्वाधिक जो है ये 200 है ना, सर्वाधिक यानी सबसे निचले क्षेत्र में होगा, ऊपर जा रहे तो कम हो रहा है, तो बिल्कुल इजीली इसका आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे कम 40, सबसे ऊपर जो है बृहत हिमालय, तो ये हो जाएगा बृहत हिमालय क्षेत्र। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में उत्तर की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा में कमी आती है, और जब आप उत्तर की ओर जाएंगे तो सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है वो आपका बृहत हिमालय क्षेत्र है ना। इनमें इन तीनों में सबसे उत्तरी पे बृहत हिमालय क्षेत्र है, और यहाँ पर सबसे कम वर्षा की मात्रा 40 से 80 है ना। तो मध्य हिमालय ये आपका जो हो जाएगा 40, 80 से 120, और शिवालिक हिमालय हो जाएगा 200 से अधिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा 2, 1 और 3, 2, 1, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां। मिलम हिमनद जो पिथौरागढ़ में स्थित है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद भी है। ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी जिले में स्थित है। आपको पता ही है मुनस्यारी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां है। इसमें आपके पास कुछ कथन दिए गए हैं यमुना नदी से संबंधित। तो इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना है। यमुना नदी का अपोहा क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक तो नहीं है, सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी जो है वो आपकी अलकनंदा है। और सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है आपका उत्तराखंड में वो गंगा का है। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी जो उत्तराखंड की वो काली है। ठीक है, 3 बातें आप ध्यान रखिए। तो यमुना नदी का इसका आंसर तो ए ही हो जाएगा, बाकी सारे कथन आपके जो है सही हो जाएंगे। नहीं, एक यही कथन जो असत्य कथन का चयन करना है, मैं सत्य सोच रहा हूँ। हाँ सही, ठीक है। असत्य कथन तो ये भी हो रहा है भाई आपका। ठीक है, असत्य कथन तो ये भी हो रहा है, क्योंकि यमुना की लंबाई जो है वो 136 किलोमीटर है उत्तराखंड में। तो इस तरीके से इसके आंसर तो 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा ए और एक हो जाएगा सी। बाकी जो है इसका उद्गम बंदरपूछ सही है, और कालिंदी और कलिंजा इसका प्राचीन नाम है ना। कालिंदी पर्वत उसका प्राचीन नाम था, बंदरपूछ जहाँ से वो पर्वत से निकलती है उसका प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत था। उसी कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण जो है उसका नाम कालिंदी भी है, कलिंजा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है 2 आंसर जो है ए और सी आप इसके असत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसमें कुछ ताल दिए गए हैं और आपको इनका लोकेशन बताना है कि कौन सा ताल कहाँ पे है। ठीक है, तो आपका जो है साताल ये आपके नैनीताल में है, एक साताल आपके उत्तरकाशी में भी है, लेकिन यहाँ पर उत्तरकाशी का डोडीताल भी हमें प्राप्त मिल रहा है, तो इसलिए इसमें हम डोडीताल नहीं करेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाना। साताल नैनीताल और डोडीताल उत्तरकाशी, द्रोणताल काशीपुर और बिरहीताल ये आपके चमोली जिले में हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35वां है। उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ बुग्याल आपके पास दिए गए हैं, और इन बुग्यालों का आपको जो है मिलान करना है। तो आपका जो कफनी बुग्याल है वो आपके बागेश्वर जिले में है, बरमी बुग्याल आपके रुद्रप्रयाग में है, सहस्त्रताल आपके टिहरी में है,
और कुछ कल्याण आपके उत्तरकाशी में। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें आपके पास राज्य में वनों की स्थिति दी गई है और ये जो वन है राज्य में, ये जो वन है कितनी ऊंचाई के मध्य जो है उत्तराखंड में कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहला आपका उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है, वैसे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है ना, 23.5 डिग्री नीचे 23.5 डिग्री ऊपर, ये इधर ये इधर, है ना। तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये वाला, ये होता है बिल्कुल उष्ण, है ना, बिल्कुल गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये वाला क्षेत्र आपका उपोष्ण होता है और ये वाला क्षेत्र भी आपका उपोष्ण होता है। फिर नीचे आपका शीत कटिबंध देखने को मिलता है और इधर भी आपके शीत कटिबंध। तो इधर वनस्पतियों में भी ऐसा ही कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपका जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है राज्य में ये 750 से 1200 मीटर के मध्य देखने को मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय वन जो है ये 1500 मीटर से कम वाले क्षेत्र में जो है उष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। कोणधारी वन जहाँ का चीड़ प्रमुख वृक्ष होता है ये 900 से 1800 के मध्य देखने को मिलेंगे और पर्वतीय शीतोष्ण वन ये 1800 से 2700 के मध्य आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 37वां है। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था। तो आपका इसका आंसर जो है सोमचंद हो जाएगा, है ना। तड़ागी, बोरा, सॉरी ये तो चाराल थे, है ना, जोशी, सुधानिधि चौबे, है ना, ये आपके जो है 4 चौथानी ब्राह्मण नियुक्त करे थे। चाराल भी इसने नियुक्त करे थे। उत्तराखंड में पंचायती राज प्रणाली शुरू करी थी, है ना, बहुत से एप्पड़ कला का विकास किया था। ऐसे बहुत सी चीज़ें, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं। प्रसिद्ध मालुसाई पुस्तक जो है ये किसकी है। आपको पता ही है राजुला मालुसाई एक प्रसिद्ध कहानी है हमारे कुमाऊं साइड की। तो इसके ये जो है एक तो उर्वी दत्त उपाध्याय हैं इसके, और इसी के साथ साथ जो है रमेश पंत करके भी है। इसमें तो एक ही नाम है पर इनके साथ जो है ये भी इनके साथ है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रमेश शाह नहीं है। ठीक है, अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 39वां। टिहरी राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा कीर्तिनगर राजभवन में आजाद पंचायत का झंडा कब फहराया गया था। तो ये फहराया गया था 10 जनवरी 1948 को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां। ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी मैडलिन ने, जिसको मीरा बहन के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ये मीरा बहन थी भाई, और ये हाइला बहन वाली जो है ये आपकी सरला बहन। ठीक है, ये सरला बहन है। 1948 में यहाँ पशुलोक के लिए जमीन प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो 1948 में ही आप पशुलोक आश्रम की मान सकते हैं। तो मैडलिन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि ये आपके जो है ये आपके है उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि जो है ये आपके उधम सिंह नगर में है। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। तो ये हो जाएगा आपके अल्मोड़ा में। ठीक, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43वां। इसमें आपके पास एक कथन दिया गया है और उसका कारण आपको। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा कृषि भूमि कम है। ये सही है। गढ़वाल मंडल में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा कृषि भूमि कम है, और कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा मैदानी भूमि कम है ना। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये कथन आर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है, कारण इसका गलत ही है। निम्नलिखित कथनों पर निवास करना है और बताना है क्या सही है। हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड का निवासी था, ये बिल्कुल सही है।
कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर भी रहा और कई बार पूछा भी है, बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, कुमाऊं का राजा किसे कहा जाता है ना। कुमाऊनी भाषा बोलता था। ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में हुआ था, लेकिन लैंसडाउन में ना होकर के ये जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपके दुगड्डा में। कहाँ हुआ था ये? दुगड्डा में। ठीक है। इसका रैमजे अत्यधिक निरंकुश शासक नहीं था। रैमजे अत्यधिक निरंकुश शासक नहीं था। ठीक है, तो इतना निरंकुश था भी नहीं हो, तो इसलिए आपका जो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो गलत इसमें जो है गलत कथन आपका छांटा था, यहाँ पर होना चाहिए था कि गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा? अच्छा, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 4 1 2 4 यहाँ पर आपका होना चाहिए था सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45वां। उत्तराखंड सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो कोरोना के बाद जो है अपने माता या पिता में से या दोनों जिन्होंने खो दिया है तो उनको जो है 3,000 रुपए जो है ये सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 46वां। इसमें जो है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले घटते क्रम में आपको बताना है कि सर्वाधिक 4 जिले जो घटते क्रम में है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो देहरादून की है, फिर उसके बाद जो है नैनीताल है, फिर आपका चमोली की हो जाएगी, फिर आपका पिथौरागढ़ की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देहरादून का पिथौरागढ़ है नहीं। हरिद्वार से ज़्यादा देहरादून की है, हरिद्वार के बाद नैनीताल है, फिर वही यहाँ तो हरिद्वार ही आ गया, तो वैसे ही कटी है। ठीक है, तो देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47वां। गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नृत्य जो है देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है? तो सिपहिया नृत्य जो है ये देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, जबकि जो है बैर नृत्य में जो है 2 ग्रुप होते हैं, है ना, और इसमें जो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अगला जो है रणभूत कौतिक, तो ये वीर योद्धाओं की वीर योद्धाओं के जो कि रणभूमि में शहीद हो गए होंगे उनके उसमें गाया जाता है। और जबकि जो भगनौल है, भगनौल जो है प्रेमिका की याद में जो है मेले वगैरह में उनके, ठीक है, मेले मेले वगैरह में जाते हुए प्रेमिका के मन में कल्पना करते हुए गाया जाता है भगनौल। भगनौल और न्यौली एक ही प्रकार का गीत है। ठीक है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुड़की। ठीक है, तो रुड़की में ये सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला हो जाएगा उत्तरकाशी जिले को निम्नलिखित क्या सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। हरसिल अपने प्राकृतिक सौंदर्य स्वादिष्ट सेवों के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़हाट प्राचीन शक्तिपीठ है। 12 नचिकेता ताल इसकी अवधि उत्तरकाशी साथ साथ देहरादून जिले में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बाढ़हाट ये भी सही है और दयारा ये भी सही है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50वां। क्वेश्चन नंबर 50वां है। इसमें आपका हमारे उत्तराखंड के कुछ व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व के दिए गए हैं और आपको उनका जो है जन्म स्थान बताना है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ कहाँ? गोसानी में। गोविंद बल्लभ पंत जो है ये हुआ है अल्मोड़ा के खूंट में। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 1 4। ठीक है, इधर शैलेश मटियानी बाणे छीना 1 4 2 1 4 2। इसमें डबल डबल दोनों ऑप्शन हो रहे हैं, दोनों ही सेम है, 1 4 2 3। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत कोसानी, गोविंद बल्लभ पंत अल्मोड़ा, शैलेश अल्मोड़ा के खूंट में, शैलेश मटियानी अल्मोड़ा के बाणे छीना में, और मृणाल पांडे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51वां। नगाड़े खामोश है, कई बार ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, गिरीश तिवाड़ी गिरदा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52वां। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम संयुक्त स्कंद कंपनियों की संख्या किस जिले में है? सर्वाधिक और सबसे कम, तो सर्वाधिक आपके देहरादून में है
पर सबसे कम आपके बागेश्वर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53वां, क्वेश्चन नंबर 53वें का इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये आपके देहरादून में है। पहले का 2 हो जाएगा। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट टेरियम हो जाएगा 2-1, 2-1 3-4 ये आपका निकल के आ गया है। गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज ये पौड़ी गढ़वाल में ही है, 2-1 3-4। और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा ये आपका हरिद्वार रुड़की में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54वां। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 30 अक्टूबर 2003 को। क्वेश्चन नंबर 55वां, नदी पर टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व, वैसे गंगोत्री से गंगा सागर होना चाहिए, गंगोत्री से गंगा सागर तक, ये किया था भैया सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, ठीक है, बाकी आप वैसे देख सकते हैं टिहरी से कोई इनका संबंध है नहीं, अनिल जोशी भी है नहीं, है ना। चलिए अगला देखिए, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है ना, कौन सा कथन जो है सत्य है। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन कमिश्नर के अधीन था, ये सही है। ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग जो है ये 1904 में नहीं 1902 में बनाया गया। गब्बर सिंह नेगी को न्यूवे चैपल युद्ध के लिए मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, सही है। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन कमिश्नर के अधीन था, सेम ही हो रहा है, ऊपर की वाली बात और नीचे वाली बात सेम ही हो रही है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब सही आपका 1-3-4 सी। क्वेश्चन नंबर 57वां, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा गढ़वाल जीतने का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है राज तरंगणी में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग मिलता है, वैसे तो महाभारत में भी मिलता है लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो ऐतरेय ब्राह्मण में भी आपका ये मिलता है। ठीक, संतान कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भिरोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ये किया गया है श्रीमती राधा रतूड़ी को। ठीक है, तो इस तरीके से आपके उत्तराखंड कंप्लीट हो गया। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष क्लास की यूट्यूब चैनल पर। आज जो सैटरडे का पेपर था उसका जीएस और रीजनिंग वाला हिस्सा हम देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी व्याख्या क्या क्या होने वाली है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शहरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका प्रदर्शन करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करना, खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। तो सीधे से मतलब है जो उत्सव हुआ था इसका मेन जो उद्देश्य था, जो भारत के आपके पास क्या है, आदिवासी विरासत है, उसकी जो शिल्प कला है, उसको व्यंजन, उसको क्या करना है, बढ़ावा देना, ताकि वो भारत की धरोहर से जुड़ पाए, भारत की मुख्य धारा से जुड़ पाए और भारत का विकास हो पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? पल्लव, चैल, राष्ट्रकूट और चोल। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत बार पूछा गया। तो जो चोल राजवंश हुआ करता तो अपनी नौसेना शक्ति के लिए क्या था, विश्व प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है 1025-26 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक था? गजनवी का नाम आपने सुना ही है, लगभग 17 बार उसने भारत को लूटा था। उस समय आपके पास कौन हुआ करता? जयपाल, राजा नंद, महाराजा भोज या भीम प्रथम। तो भीम प्रथम हुआ करता था, जो सोलंकी वंश का राजा हुआ करता था। ठीक है ना, उसी के समय हुआ, सोमनाथ को लूटा गया और गजनवी इसके बाद लगभग वापस चला गया भारत से।
अगला है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर आपके पास बिहार वाले हिस्से में पड़ता। अलवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने। मीर कासिम से तंग आकर के एट लास्ट इसने अपनी राजधानी जो है वो ट्रांसफर कर दी और कहाँ ले गई? आपके पास है मुंगेर स्थानांतरित कर दी। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, लंपट मोर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? फर्रुखशियर, जांदर शाह, अहमद शाह, बहादुर शाह प्रथम। तो जांदर शाह को लंपट मोर कहा जाता था आपके पास है। जांदर शाह के संबंध में माना गया कि उसका अपने एक वैश्य के साथ क्या था? लाल कुंवरी नामक के साथ अपना अवैध संबंध था, जो जिसे लेकर वो भाग गया, इसलिए से लंपट मोर की क्या दी गई? आपके पास है संज्ञा दी गई है। अगला, तालीकोट का युद्ध 1565 में लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया? बड़ा फेमस युद्ध है जो आपके पास दक्षिण भारत में लड़ा गया था। विजयनगर और संयुक्त सेनाएं हुआ करती थी दक्कन की, जिसमें बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा की सेनाओं का संयुक्त हुआ करता था, उसके साथ ये लड़ा गया आपके पास से तालीकोट का युद्ध, जो हिंदू बनाम मुस्लिम भी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आपके पास है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था प्रसिद्ध है वहां था। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी। सीधी सी बात है, एफएसटी फिरोज शाह जो तुगलक हुआ करता था वो अपने विशालकाई नहरों के निर्माण के लिए फेमस हुआ करता था। उदार तो था ही आपके पास तुगलक, जिसने खूब सारे कार्य भी करवाए, आपके पास रोजगार कार्य खुलाया, आपके पास दफ्तर खुलाए, आपके पास से सफा खाने खुलाए, आपके पास दवा खाने खुलाए, लेकिन भ्रष्टाचार का काल भी माना जाता है कि इसका फिरोज शाह तुगलक का। अगला दे रखा है आपके पास, जनजाति और राज्य है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में रहती है? ये भी खूब प्रसिद्ध क्वेश्चन है। लिंबू जनजाति सिक्किम में रहती है। जो कार्बो जनजाति आपके पास है, ध्यान रखेंगे, ये आपके पास असम वाले क्षेत्र में रहती है। कहाँ रहती है जी? आपके पास है असम वाले क्षेत्र में रहती है। डोंगरिया कोंद उड़ीसा में रहती है, ठीक है। और जो मोंडा है ये भी ओडिशा में आपके पास रहती है। कहाँ रहती है जी? आपके पास है ओडिशा में। इसलिए केवल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? पहला और तीसरा वाला ठीक होने वाला, दोनों ऑप्शन बाकी इसके गलत है। ये कह रहा है आपके पास कि निम्नलिखित झीलों को अवस्थित कीजिए। लोनार झील महाराष्ट्र में आपके पास एक तरीके से क्रेटर झील आपके पास है, तो कहाँ है जी? ये महाराष्ट्र में। जो नक्की झील है ये राजस्थान में आपके पास है। कहाँ जी? आपके पास ये राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। पुलिकट एपी, और आपके पास किसकी सीमा पर है? तमिलनाडु की सीमा पर है। और इसी के तट पर श्रीहरिकोटा भी है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से हमारे सैटेलाइट क्या किए जाते हैं? प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो आंसर इसका केवल क्या होने वाला है? सी वाला, कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम का मतलब क्या हुआ जी? आपके पास है जिसकी ज्यादा है और उसके बाद कम है, तो मृत्तिका है, गाद है, बालू है। तो सबसे ज्यादा मृत्तिका अवशोषित क्षमता है, फिर गाद की होती है और फिर बालू की होती है ना। घटता हुआ क्रम पूछा हो तो सबसे ज्यादा मिट्टी सोखती है, फिर गाद और फिर बालू। बालू की सबसे कम क्या होती है? आपके पास अवशोषित क्षमता होती है, किसकी? पानी को एब्जॉर्ब करने की। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित भारत में नहीं है? दरअसल भारत में नहीं कहने के मतलब ये भी था कि कौन आपके पास जैव आरक्षित क्षेत्र में? अगस्त्यमलाई है, ठीक है, नौक्रेक है, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट हिमालय जो आपके पास है ये भारतीय हिस्से में नहीं है आपके पास है। ये वाला हम आंसर लिखेंगे, आंसर हो जाएगा डी। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें लिखा हुआ है आपके पास भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपके पास होना चाहिए था वाराणसी। ये थोड़ा छपने में गड़बड़ हो गया आपके पास है, कहा है जी? वाराणसी। ठीक। और केंद्रीय उष्ण उपोष्ण उद्यान संयुक्त अनुसंधान जो संस्थान है, इसे बागवानी संस्थान भी कहते हैं, ये आपके पास यहाँ पे भी ये छप गया गलत आपके पास है। ये जो आपके पास है ये लखनऊ में, ये भी कहाँ है जी? आपके पास लखनऊ में आपके पास है, ठीक। और भारतीय गहन अनुसंधान ये भी लखनऊ में आपके पास है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। यहाँ पे श्रीनगर छपा हुआ था जो कि गलत है, और यहाँ पे वाराणसी छपा हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन इसका गलत था। होना कहाँ चाहिए इसको? लखनऊ में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का है वाराणसी में, भारतीय गन्ना अनुसंधान का है लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। ये वाले ठीक है, ये आप देख लीजिए इसको। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची में से सम्मिलित कीजिए। दरअसल एक और बांध दे रखे हैं और दूसरी और नदी दे रखी है, किस नदी पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध आपके पास पेरियार नदी पर बना हुआ है। माता टीला बांध ध्यान रखना आपके पास ये
बना हुआ है जी आपके पास। एक है आपके पास नागार्जुन सागर बांध, एक है पोचापंद बांध आपके पास है। तो जो आपके पास कौन है, नागार्जुन बांध है, ये तो बना हुआ है किस पर, आपके पास है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक, और आपके पास जो कौन है जी, माता टीला बांध और पोचम बांध, अगर इसको मैच करना भी आपको तब भी दिख जाएगा आपके पास है। एक का क्या हो जाएगा, चौथा, एक का क्या होने वाला है जी, चौथा। इसमें एक ऑप्शन एक का चौथा है और आपके पास सी का तीसरा है। सी का क्या है जी, तीसरा, तो सी का तीसरा ये वाला आपके पास है। तो इससे भी आंसर मिल गया आपके पास, यानी कि सीधी से मतलब है डी का ये गड़बड़ हो गया छपने में ऑप्शन आपके पास है। ये ऑप्शन गड़बड़ है, हो गया किसमें, छपने में आपके पास है। देखो आपके पास जो पोचमपाद बांध है आपके पास है वो है गोदावरी नदी पर, और जो माता टीला बांध है वो है बेतवा नदी पर। अब ऑप्शन इधर भी चार हो गए, इधर भी चार हो गए, तो दरअसल ये ऑप्शन ठीक नहीं बन पाए आपके पास है। तो डिक्की का है पेरियार में आपके पास है, माता टीला बेतवा नदी पर बना हुआ है आपके पास है, नागार्जुन कृष्णा सागर पर बना हुआ है, पोचमपाद बांध आपके पास से गोदावरी नदी पर बना है। तो इधर थोड़ा ऑप्शन छपने में गड़बड़ी हो गई आपके पास है, ये ठीक आंसर हो जाना चाहिए इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है जी आपके पास से, इधर एक और घाटी और दूसरा आपके पास से फेमस आपके पास से क्या है, दरअसल ये फेमस आपके पास एक तरीके से औद्योगिक सेक्टर है जो नदी घाटियों में आपके पास है। तो जो दामोदर घाटी है इसमें है ब्राकर क्षेत्र आपके पास आता है, और जो आपके पास सोन घाटी आपके पास है ये आपके पास यूपी में आएगा, उमरिया क्षेत्र में आपके पास आएगा। जो नागार्जुन क्षेत्र आपके पास है ये सिग्नेरी क्षेत्र में आएगा आपके पास है, और जो महानदी आपके पास है तलचर क्षेत्र में आने वाला है। क्लियर है, तो आपके पास क्या होने वाला, एक का चौथा, एक का चौथा, ठीक, और बी का आपके पास हो जाएगा, बी का सोन घाटी जो आपके पास है वो क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए आपके पास से। अब इसमें ऑप्शन छापने में इसमें भी गड़बड़ी हो गई है आपके पास है। ठीक है, तो दामोदर घाटी का है जी आपके पास से पहले का दूसरा, पहले का क्या होना चाहिए, दूसरा। ठीक, और जो सोन घाटी है तो सोन घाटी आपके पास क्या होनी चाहिए, उमरिया, उमरिया यानी कि बी का होना चाहिए तीसरा, बी का क्या होना चाहिए, तीसरा। नागार्जुन जो आपके पास है ये आपके पास सिंगरेनी क्षेत्र आपके पास है, और महानदी वाला आपका है तलचर आपके पास उड़ीसा वाले में है, यानी कि डी का होना चाहिए पहला। अब दरअसल ये गड़बड़ हो गया मामला आपके पास, इसके ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया आपके पास है। तो डी का क्या है, पहला तलचर है, और जो दामोदर घाटी हो ब्राकर क्षेत्र में, सोन घाटी उमरिया क्षेत्र में है, और नागार्जुन सागर सिंगरेनी क्षेत्र जो आपके पास आंध्र प्रदेश में, वहां आपके पास ये देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला भी आपके पास क्या है, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए, एक और कूट है, ये भी आपके पास से क्या दे रखे हैं, ये क्षेत्र हैं जिनको आपको मैच करना है आपके पास है कि कौन कहां पर आने वाला है आपके पास। ठीक है, इसमें दे रखा है आपके पास है अलुपुरम, दूसरा है अंगुल, तीसरा है बेलगाम, चौथा है कोरबा क्षेत्र। तो आप जरा कमेंट्स करके बताओ कि क्या क्या कौन कौन से कहां कहां पर होने चाहिए, किनका मैच होना चाहिए, किसका मैच नहीं होना चाहिए आपके पास है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन कहां पर होने वाला है। ठीक है, तो जो आपके पास से क्या है जी, ये जो अलमपुरम है ये आपके पास है केरल में, क्या है जी, ये केरल में। जो अंगुल है ये आपके पास है उड़ीसा में, क्या है जी आपके पास है उड़ीसा में। जो आपके पास से क्या है कोरबा क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में है, क्या है जी, छत्तीसगढ़ में है। और जो बेलगाम है ये क्या है जी आपके पास है कर्नाटक वाले हिस्से में। तो देख लो जरा आपके पास है, जहां आपके पास डी का क्या है पहला, डी का पहला यहाँ भी, तो इसमें कंफ्यूजन रहेगा। और इसमें आपके पास आलम अल्लूपुरम जो एक का है वो दूसरा, ए का दूसरा इसमें दे रखा है आपके पास से। ठीक है, और बी का तीसरा दे रखा है इसमें। ठीक है, और जो डी है, डी का आपके पास पहला है, और जो सी है, और जो डी है वो डी का पहला है, और जो सी है उसका चौथा। ये वाला ठीक आंसर है इसका मैच। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार उनका सही क्रम है। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ पीर पंजाल, दूसरा है कार बुद्ध लिखा हुआ है, कार बुद्ध होना चाहिए। नाथुवाड़ी है, बरदेवादी है आपके पास है, बरदेवादी आपके पास सुरंगें हैं। तो इनका सही क्रम है, सबसे ज्यादा पीर पंजाल है, फिर कार बुद्ध है आपके पास, फिर नाथुवाड़ी है, फिर बारदेवादी है आपके पास है, बरदेवादी आपके पास है। ये आपके पास इसका सही क्रम होने वाला है। ठीक, अगला आपके पास से क्या है जी, लिखा गया है
कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते हुए मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, सामान्य वर्षाओं से। सबसे ज्यादा होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। पूरे भारत का लगभग 60 से लेकर के 65% बारिश जो भारत में होती है वो दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी आपके पास, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकता है। दरअसल क्या क्या था इसमें था आपके पास आपात की स्थिति में 2 या अधिक राज्यों की सहमति से राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु। अब अगर इन ऑप्शनों पर ध्यानपूर्वक दिया जाए तो इसमें जो परफेक्ट आंसर बनकर निकलना चाहिए आपके पास वो सी होना चाहिए। दरअसल आपातकाल की स्थिति में भी लगता है आपके पास है। अब आपातकाल स्थिति में राज्य सूची का जो अधिकार होगा वो किसके पास चला जाएगा, आपके पास से केंद्र के पास चला जाएगा। 2 राज्यों की सहमति से भी ऐसा हो सकता है आपके पास है। लेकिन अगर इन चारों ऑप्शन में ज्यादा बेटर रहेगा तो आर्टिकल 356 फिर इसी बात का उल्लेख करता है और कहता है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा और ये भारत में आ जाएगा। होना आंसर ये सभी चाहिए। इन सभी में आपके पास क्या होता है, इन सभी के आधार पर भारत में क्या लगता है जी आपके पास राज्य सूची के विषय को आपके पास केंद्र की पास विधि बनाने का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन इनमें अगर बेस्ट आंसर चूज करना है तो सी वाला होगा, अन्यथा इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए डी। सबके मामले में ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सबके मामले में ऐसा हो सकता है कि क्या राज्य सूची केंद्र सूची के पास चला जाए, केंद्र सूची के राज्य सूची का विषय केंद्र सूची के पास से चला जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा इसकी स्लाइड रुक गई है, जरा देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर। वर्तमान में इन सब का है, तो दरअसल ये छपने में गड़बड़ी होगी। इन सब का अपना क्या है जी वर्तमान में उच्च न्यायालय है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना न्याय संगत नहीं है, न्याय संगत है, कुछ न्याय संगत है और कुछ न्याय संगत नहीं है। उपयोग से कोई नहीं, कुछ तो है आपके पास न्याय संगत और कुछ क्या नहीं होते हैं, न्याय संगत नहीं होते हैं। तो होते भी और नहीं भी आपके पास तो होते हैं। ठीक है, अगला, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का बिल्कुल है। ठीक, भाषण और व्यक्ति का ये भी है। संघ बनाने तथा राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबंद संचरण का बिल्कुल ये ठीक है। उपयुक्त सभी, बिल्कुल सारी बातें ठीक लिखी गई है आपके पास। ठीक है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किन संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में अंतिम विधायी शक्ति राष्ट्रपति में निहित नहीं है। दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। इनमें से सही आंसर होना चाहिए आपके पास दिल्ली। दिल्ली के संबंध में ऐसा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कानून परामर्श कर ले सकता है। क्या परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है? तो बिल्कुल होगा आपके पास। अगर आप आर्टिकल 143 का आपके पास आर्टिकल बी खंड पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति अगर सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगते हैं, सलाह मांगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्यकारी होगा और राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। तो ऐसा आर्टिकल आपके पास 143 के बी में लिखा गया, आंसर होगा सी वाला। ठीक, अगला आपके पास है, इसको मैच करना है कि पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था। स्मार्ट खेती, कृषि का भविष्य, हरित क्रांति 2.0, डिजिटल खेती, आधुनिक भारत, उन्नत कृषि, विकसित भारत। तो बिल्कुल ये इसका आपके पास क्या था जी, टैगलाइन था कि उन्नत कृषि विकसित भारत। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यालय मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है आपके पास है। तो लिखा गया आपके पास पहले रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम,
वी अनंथा नागेश्वरम, आपके पास मॉन्टेक्स यहाँ अहलूवालिया, तो आंसर है सी वी अनंथा नागेश्वरम, इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक, अगला है आपके पास है 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा, तो बड़ा फेमस शहर आपके पास रियो डी जेनेरो, ब्राजील का शहर है। 2016 में आपके पास ओलंपिक भी हुआ था। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हाल ही में आपके पास मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। आर्टिकल 356 था ही, जिसकी वजह से आपके पास क्या लगा था, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है, तो कंप्यूटर केवल सी भाषा समझता है, कंप्यूटर केवल असेंबली भाषा समझता है, कंप्यूटर केवल बाइनरी समझता है, कंप्यूटर केवल बेसिक, तो आंसर होगा बाइनरी सिस्टम को ही समझता है आपके पास। ठीक, अगला, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्न में से क्या है, एक लिखा हुआ डेटा संचयन करना बिल्कुल है आपके पास, डेटा संसाधन करना बिल्कुल ये भी ठीक है, डाटा निर्गमन करना ये भी ठीक है, और डेटा आंकलन करना, आकलन लिखा हुआ है, आंकलन करना ये उसका कार्य नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप क्रोधित होते हैं तब आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ये रीजनिंग का है, हल्का सा इथिक्स जैसा कह सकते हैं, आपके पास मोरल क्वेश्चन कह सकते हैं कि क्या हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप कमेंट्स में आंसर दे सकते हो कि क्या होना चाहिए। सामान को उठा करके फेंकने लगते हैं, ये सामान्य बात हुई आपके पास। आप जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ये भी सामान्य बात होती है। आप वहां से हट करके दूसरे कार्य करने लगते हैं। अगर आप मोरल व्यक्ति हैं, आपके अंदर थोड़ा सा नैतिकता है, तो अधिकांशतः जिस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है वो ऐसा ही करता है, तो आंसर इसका सी वाला होना चाहिए। ठीक, अगला फिर क्वेश्चन दिया गया रीजनिंग का, एक पहाड़ी में सदैव होता है, क्या पहाड़ी में सदैव होना क्या चाहिए, वृक्ष कोई जरूरी नहीं, ठीक है, जानवर ऐसा भी जरूरी नहीं, जल ऐसा जरूरी नहीं, तो बचा क्या, ऊंचाई। बिल्कुल पहाड़ी तभी है जब उसमें ऊंचाई है, सदैव होगी ऊंचाई आपके पास, बिना ऊंचाई की पहाड़ी कैसे हो सकती है। ठीक, अगला, परवीन को याद है कि उसकी भतीजी कंचन का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले है, ठीक है, जबकि उसकी बहन अनीता को याद है कि कंचन का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल से पहले है। तो अब ये तो कंफर्म हो गया आपके पास है कि इसको ध्यान है कि 19 के बाद है और इसको ध्यान है कि 21 से पहले है। हम यूं कह सकते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन बात आ रही है वो है 20वां नंबर। कौन सा नंबर, 20वां नंबर। तो हम ये देखेंगे कि 19 के बाद 20 ही आता है जो दोनों के लिए कॉमन होगा। इसका मतलब हम अनुमानता कहेंगे कि सामान्य तौर पर अप्रैल की 20 तारीख को इनका क्या होगा जी, जन्मदिन होगा। ठीक, अगला, इसमें दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास तो है क्या, आपके पास है ये 93वां क्वेश्चन है आपके पास है। क्या है जी आपके पास, ये 93वां क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास है कि 4, 6 और 2 में कॉम्बिनेशन ने क्या है, कैसे इसको लिखा जा सकता है। तो कुछ भी नहीं कर रखा उसने, 4 - 1, 5 - 6 - 1 और 2 - 1 इनको माइनस करके लिखा हुआ है। तो 4 में से 1 है 3, 6 में से 1 है 5, 2 में से 1 है 1। सेम बात आपके पास यहाँ होनी चाहिए। 3 में से 1 गए 2, 9 में से 1 गए 8 गए। अब 9 में से 1 गए तो कितना बचने वाला, 8, 4 और 5, तो कितना होने वाला है, इसका भी आंसर होगा। ठीक, अगला, 5, 3, 1, 4, 6, 7, 9 के अंकों को घटते क्रम में रखने पर शुरू से वैसे कितने अंक हैं जो उतनी दूरी पर हैं जितने की देखे जाएंगे। घटते क्रम में मतलब पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, ऐसा करते करते लिखेंगे। तो पहले 9 आपके पास है, 5, 3, 1, 4, 6, 7, 9। अब लिखो 9 के बाद 7 के बाद 6 के बाद आपके पास आएगा क्या, 5 के बाद आएगा क्या, 4 के बाद आएगा 3 के बाद क्या आ जाएगा जी, 1। अब देखो जरा, जब हमने इसको घटते क्रम में दिखा तो क्या कोई ऐसा था कि जो उस क्रम में आया हो जैसे वो पहले रहा होगा, नहीं। देखो ये 9वां स्थान है, ये 7वां, ये 6ठा, ये 5वां, ये 4था, ये 3रा, ये 2रा आपके पास है। तो इनके क्रम में क्या गई आपके पास, चेंजिंग आ गई, वैसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए थे आपके पास है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आपके पास इनमें से कोई नहीं है। ठीक, अगला, इसको ये भी आपके पास डेटाबेस क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका है कि पहले इसमें कॉलम गिन लिए जाए कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 होते हैं तो हमेशा 6 का कॉलम बनाओ। कितने का बनाओ जी? 6 के कॉलम बनाओ। ठीक, अब 6 का कॉलम बनाओ तो इसमें कॉमन बात है क्या? पहले भी डबल सी है, लास्ट में भी डबल सी है, और इसका मतलब है कि यहाँ पे भी सी होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे इसको ठीक तरीके से अगर हम करेंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ कॉमन बात क्या हो रही है जी? ये पहले डबल सी है, फिर यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि डबल सी है। ये आपके पास 6 के कॉलम में बनाएंगे आप लोग। कितने के कॉलम में बनाएंगे जी? 6 के कॉलम में बनाएंगे। तो हमें क्या पता लगा कि आपके पास यहाँ डबल सी है, यहाँ डबल सी है, तो सीधी सी मतलब यहाँ भी डबल सी होना चाहिए। क्लियर? और अब हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है कि डबल सी ए डबल सी बी, डबल सी ए डबल सी बी होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए डबल सी ए डबल सी बी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए जी? ए, और यहाँ क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो सी ए सी ए, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बी ई आई बी एफ जी, इसमें कौन कॉमन होगा? देखो तो ए से बी, बी से सी, ई से एफ, एफ से जी, आई से जे, जे से के। वैसे आगे होगा सी से डी हो जाएगा, ठीक। जी से क्या हो जाएगा? जी आपके पास हो जाएगा एच, के बाद क्या हो जाएगा जी? आई। तो क्या होने का? डी एच आई के एल होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। तो डी एच एल होना चाहिए आपके पास, पहला वाला आंसर, ठीक। अगला वाला लिखा गया 12 घंटे में मिनट की सुई कितनी बार एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं? मतलब ऐसी घड़ी है, सरल रेखा का मतलब है जब घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर पैरेलल आ जाए। तो ऐसा 2 बार होता है, जब वो 0 डिग्री कोण बनाए, जब वो 180 डिग्री कोण बनाए। तो ध्यान रखना 12 घंटे में 0 डिग्री कोण 11 बार बनता है, और 12 घंटे में 180 डिग्री कोण भी 11 बार बनता है। इसका मतलब 12 घंटे में एक सरल रेखा बनेगी 22 बार। कितनी बार बनेगी जी आपके पास? 22 बार ऐसा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 0 क्वेश्चन मार्क 8764, तो ये क्यूब है आपके पास। 0 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब। तो क्यूब दे रखा है ना, 1 का क्यूब होना चाहिए, 3 का क्यूब होना चाहिए, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, ऐसा बढ़ना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक। अभय नीना का पति है और सुनीता अभय की माँ है, सोहन नीरज के पिता है और अभय नीरज का चाचा है। तो सोहन, दरअसल यहाँ सोहन छप गया क्वेश्चन में, ये नीरज था, इसलिए गड़बड़ी हो सकती है कि ऐसा हुआ हो। पर मान लीजिए अगर यहाँ सोहन ही रखा जाए तब आंसर क्या होने वाला है उसको देखते हैं। अभय नीना का पति है, तो अभय किसका पति है जी? अभय नीना का क्या है जी? पति है, ठीक। अभय की माँ, अब सुनीता अभय की माँ, अभय की माँ कौन है? सुनीता है, ठीक, इसकी माँ है। चलो ठीक, आपके पास सोहन नीरज के पिता हैं, तो जो सोहन है वो किसके पिता हैं जी? आपके पास नीरज के। अभी तक नीरज का कोई देखने को नहीं मिला आपके पास है। और अभय नीरज का चाचा है, तो जो अभय है वो नीरज का क्या है? चाचा है, चाचा है, क्लियर। और आपके पास नीरज के पिता कौन है? सोहन है, तो सोहन किसके पिता हैं? नीरज। यानी कि अभय और सोहन आपस में क्या है? भाई भाई है। क्या है जी? भाई भाई हैं। और सोहन की नीना आपके पास क्या होगी? भाई की पत्नी होगी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है सोहन नीना का कौन है? तो सोहन का नीना से क्या संबंध है? तो नीना सोहन को जेठ कहेगी जी। क्या कहेगी? जेठ कहेगी। अगर यहाँ पे नीरज होता तो नीरज नीना का क्या है? तो सीधी सी बात है, जो नीरज होता है वो नीना की क्या हो जाता है? पुत्र या भतीजा हो जाता। लेकिन यहाँ सोहन छपा है, इसलिए सोहन छपने के कारण आंसर जेठ, आपके पास जेठ होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए जी? जेठ होना चाहिए। जेठ आंसर होगा आपके पास है। इसका चाचा है तो इसका मतलब ये बड़े भाई होंगे इनकी, सीधी सी बात आपके पास है, ठीक। अगला कथन सभी बसें स्कूटर है। क्वेश्चन पूछ रहा है जी आपके पास कि सभी बसें क्या है जी? जितनी भी बसें, सभी बसें स्कूटर है, ठीक। कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है। कोई स्कूटर क्या नहीं है? ट्रेन। ये बस हो गई, ये ट्रेन हो गई, ठीक। वो कह रहा है आपके पास कि कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है। कोई भी स्कूटर क्या नहीं है?
ट्रेन नहीं है, मतलब स्कूटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये अलग हो गया आपके पास से। ठीक, कुछ ट्रेनें जीपे हैं। अब वो कहते हैं कुछ ट्रेनें क्या है जी, जीपे हैं। कोई स्कूटर ट्रेन नहीं, कोई भी स्कूटर ट्रेन नहीं है, कोई भी स्कूटर ट्रेन नहीं है। तो स्कूटर का ट्रेन से कोई लेना देना नहीं, ये हो गया ट्रेन, ये हो गया आपके पास क्या, स्कूटर। ये क्या हो गया, स्कूटर। स्कूटर अलग हो गया आपके पास से। और कह रहा है कि कुछ ट्रेनें जीपे हैं, तो कुछ ट्रेनें क्या है जी, जीपे हैं। कुछ ट्रेनें क्या हैं, जीपे हैं। तो देखो, कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई बस ट्रेन नहीं है, तो ये तो आपके पास से क्या हो गया जी, गलत अनुसरण करता है। कोई बस ट्रेन नहीं है, क्योंकि सारी बसें क्या है आपके पास, ट्रेन है। कुछ जीपें स्कूटर है, कुछ जीपें क्या है जी, स्कूटर है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। कुछ जीपें स्कूटर कैसे हो सकती है, क्योंकि जीप का और स्कूटर का कोई लेना देना नहीं है। तो आपके पास अनुसरण करता, कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई बस ट्रेन नहीं है। एक केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है कि कुछ जीपें स्कूटर हैं, कुछ जीपें स्कूटर हैं। ये भी दिए गए, दिए यदि यदि या तो निष्कर्ष एक या तो अनुसरण करता है, ये यदि ना लिखा है जी, सभी बसें स्कूटर है। बस भीतर है, बसें, इसके बाहर है आपके पास क्या, स्कूटर। ठीक, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, स्कूटर का ट्रेन से कोई लेना देना नहीं, तो ट्रेन इधर आ गया आपके पास है। ठीक, कुछ ट्रेनें जीपे हैं, तो कुछ जो ट्रेन है वो क्या है जी, जीप है। क्या है जी, जीप है। तो अब क्या कह रहे हैं, कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई बस ट्रेन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये तो ठीक अनुसरण करता है। कुछ जीपें स्कूटर है, बिल्कुल भी नहीं भाई, स्कूटर और जीप आपस में कोई मैच नहीं कर रहे हैं आपके पास है, तो ये वाला कथन क्या हो गया, गलत आपके पास हो गया। तो क्या होगा जी, आंसर आपके पास है कि आपके पास दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण, बिल्कुल सही बात है, अनुसरण कौन करता है, केवल एक ही वाला कर रहा है आपके पास कि कोई बस क्या है, ट्रेन नहीं है, बिल्कुल ठीक बात, ये बस है, ये ट्रेन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है आपके पास है। ठीक, कुछ जीपें स्कूटर है, तो ये स्कूटर और जीप है, तो स्कूटर और जीप का भी आपस में कोई लेना देना नहीं दिखा रखा है आपके पास है, तो अनुसरण एक ही होगा आपके पास।